अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर। और आज हमारे पास जो ग्रामर का सेकंड लेसन है, यानी फर्स्ट हम नाउन कर चुके हैं। आज हमारे पास प्रोनाउन का जो हमारे पास सेकंड पार्ट था स्पीच है प्रोनाउन, उसको आज हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बताता चलूँ कि हमने इंग्लिश फर्स्ट ईयर का, इंग्लिश सेकेंड ईयर का और इंग्लिश के ग्रामर का हम कोर्स शुरू कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारी इंकरेजमेंट के लिए, हमारे ग्रुप के लिए, हमारी टीम के इंकरेजमेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कीमती राय से आगाह कीजिए, क्योंकि आपका एतमाद हमारी कामयाबी है। और सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट इसलिए की जा रही है, कमेंट की रिक्वेस्ट इसलिए की जा रही है, शेयरिंग की रिक्वेस्ट इसलिए की जा रही है ताकि हमें पता चल सके कि हमारे स्टूडेंट्स हमसे किस हद तक जो है मुतमईन हैं। तो आज हमारे पास प्रोनाउन है। डियर, प्रोनाउन के एग्ज़ाम्पल को अगर हम देखा जाए, इस प्रो की मीनिंग को हम कहते हैं फार को, और नाउन कहते हैं नाउन, यानी फार नाउन, कोई चीज़ जो नाउन के लिए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता चलूँ कि सपोज़ अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने सेकेंड ईयर पास कर लिया है, तो जब आप अपने इदारे से प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लेने जाते हैं और सपोज़ जिस दिन आप लेने जाते हैं उस दिन जो उस इदारे का जो हेड होगा वो एब्सेंट होता है, मतलब छुट्टी पे होता है, तो अपना चार्ज आप किसी वॉइस को दे देते, किसी जो उसके बाद सेकंड पोजीशन पे उस इदारे का ऐड होता है उसको दे देता है कि अगर कोई इन चीज़ों के लिए आए तो उनको साइन कर दे। तो जहाँ पर प्रिंसिपल का साइन लिखा होता है वो फिर वहाँ पर फार लिख देता है, जिसका मतलब है कि प्रिंसिपल की जगह मैंने साइन कर दिया, हालांकि मैं इस अथॉरिटी या इस पोजीशन पे नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक कुछ वक्त के लिए ये पोजीशन दी गई है। तो यहाँ पर प्रोनाउन भी या वहाँ पर तो फार इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ प्रो का मतलब फार यानी नाउन के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि हम प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम प्रोनाउन का इस्तेमाल डियर उस वक़्त करते हैं जब हम किसी चीज़ के यानी किसी नाउन के बार बार रिपीटिशन को से बचना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि नोमान इज़ अ गुड स्टूडेंट, नोमान इज़ इन 6th क्लास, नोमान इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, नोमान गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो जो एग्ज़ामिनर चेक कर रहा होगा वो बार बार नोमान पढ़ते पढ़ते वो हिचकिचा जाता है। तो यहाँ पर नोमान के लिए हम फिर ई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं, लेकिन इससे पहले एक मरतबा आपने उसका नाम मेंशन करना होता है, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आपने लिखना होगा कि नोमान इज़ अ गुड स्टूडेंट, उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि ई इज़ इन 6th क्लास, ई इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन इस क्लास। अब हमारे पास जो दूसरा प्रोनाउन है, यानी यहाँ पर उसको मैंने एग्जांपल किया कि वाई टू यू वाज अ प्रोनाउन, द आंसर इज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ हिज नाउन टाइम एंड अगेन। असलम इज़ अ गुड स्टूडेंट, असलम इज़ इन 6th क्लास, सो वी रिप्लेस असलम विद द प्रोनाउन ही। अब यहाँ पर हमारे पास नाउन के मुख्तलिफ़ कंडीशन है। हमारे पास कितने कंडीशन है कि कौन सी चीज़ के लिए, कौन से नाउन के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल किए। अब अगर हमारे पास मेल हो और सिंगुलर भी हो, कौन सी कंडीशन है, मेल भी हो और सिंगुलर भी हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि असलम, तो असलम की जगह फिर हम ही का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगुलर भी हो और फीमेल हो तो उसकी जगह हम शी का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के सानिया, तो फिर उसकी जगह हम शी का इस्तेमाल, जब दोबारा उसका नाम आएगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर दोनों मेल हो, लेकिन अगर बोथ मेल हो और फीमेल हो, फॉर एग्ज़ाम्पल असलम एंड नोमान, तो फिर हम दे इस्तेमाल करेंगे। अब सपोज़ कोई स्टूडेंट ये सवाल करता है कि हमें ये मालूम नहीं है कि वहाँ एक लड़की है और एक लड़का है, या दोनों लड़कियाँ जा रही हैं, यानी फ़ीमेल जा रही है, या दोनों मेल जा रहे हैं। तो आपको उनके मालूम भी ना हो लेकिन एक से ज़्यादा हो, चाहे वो दोनों मेल हो, चाहे वो दोनों फीमेल हो, या चाहे वो एक मेल हो और एक फ़ीमेल हो, तो हम दे का इस्तेमाल करेंगे। जबकि अगर नॉन लिविंग का चीज़ आएगी, हाँ, अगर उनकी हमें जेंडर भी मालूम ना हो तो फिर हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसका फर्स्ट पार्ट, इसके टाइप्स हैं
पहला पैरा हमारे पास इसका टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेट कहते हैं इशारा करने को, यानी किसी चीज़ की तरफ जब आप इशारा करते हैं। हमारे पास टोटल 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दैट, दोज और दीज। यहाँ पर मैंने सब कुछ स्लाइड में लिखा हुआ है, लेकिन आपको एग्जांपल से वाज़ेह कराता चलूँ कि दिस का इस्तेमाल हम सिंगुलर के लिए भी करते हैं और नज़दीक चीज़ के लिए भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक किताब पड़ी हुई है, एक किताब, कितनी किताबें? सिर्फ एक किताब, उनको सिंगुलर हो, एक कंडीशन होगी और नज़दीक भी हो, फिर आप इशारा करेंगे कि दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। अगर वही चीज़ यानी दूर पड़ी हुई है, सॉरी, अगर दिस को तो मैंने यहाँ सेकंड नंबर पे लिखा, लेकिन दिस को हम बाद में करते हैं। पहले दैट को इस्तेमाल देखें कि दैट को हम सिंगुलर के लिए और दूर ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपसे दूर पड़ी हुई है, लेकिन उसके कंडीशन भी कौन सी होगी? सिंगुलर को। फॉर एग्जांपल अगर वही किताब आपसे दूर पड़ी तो आप इशारा कर सकते हैं कि दैट इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। सेम कंडीशन दिस के लिए कि, लेकिन दिस के लिए कंडीशन कौन सी होगी कि वो चीज़ एक से ज़्यादा होगी, चाहे 2 है, 3 है, 100 है, 50 है, जितनी भी है, हज़ारों की तादाद में जितनी भी हो, लेकिन 2 से 1 से ज़्यादा हो। तो फिर उधर हम और साथ एक कंडीशन के नज़दीक पड़े हैं। फॉर एग्जांपल पहले आपके पास एक किताब थी तो आपने दिस का इस्तेमाल किया था। अब अगर वही किताब पड़ी हुई है और हम कहते हैं कि अगर वही किताब पड़ी हुई है और उसके साथ मतलब ये उसी जगह पे किताब पड़ी हुई, लेकिन यहाँ किताब की तादाद बढ़ा दे, 2 किताबें हो गई या 3 हो गई, फिर आप कहेंगे दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। चौथे नंबर पर दोस्त का इस्तेमाल देखते हैं। दोस्त का इस्तेमाल डियर हम जमा के लिए और दूर के ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा किताबें दूर पड़ी हुई हैं आपसे, तो आप इशारा करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि वो जमा में होंगी। तो हम कहेंगे कि दोज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दी हुई है, इन एग्जांपल को देख रहे हैं कि दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई वॉच अगर नज़दीक पड़ी हुई हैं, अगर प्लूरल है और नज़दीक पड़ी हुई है तो दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई क्लॉथेज। अगर दूर पड़ी हुई है और सिंगुलर है तो दैट वाज माई बुक, दैट वाज माई वॉच। अगर दूर भी पड़ी हुई है और अगर प्लूरल भी है यानी जमा में, तो क्या कहेंगे? दोज वर माई बुक्स, दोज वर माई क्लॉथेज। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो हमने इसका नाम जो है हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। डियर पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास 3 होते हैं। इनके हमारे पास 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इनके फिर केसेस होते हैं सब्जेक्टिव काम करने वाले, पोजेसिव मलकियत रखने वाले, ऑब्जेक्टिव जिन पर काम हो रहा हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं कि जो बात करने वाले। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, देखो मैं कह बात कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो इधर हम आई का इस्तेमाल करते हैं। वी है हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, तो मतलब है कि जो बात करने वाले हैं उसके लिए हम वी या आई जो कि फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्टिव में है उसका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पर्सन जिससे बात की जाए, फॉर एग्जांपल मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे लिए सेकंड पर्सन हो गए सुनने वाले, और मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए। यहाँ पर एक आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करता चलूँ कि अक्सर किताबों में लिखा हुआ है जो गायब हो। गायब इन सेंस नहीं कि वो मतलब आपके आसपास मौजूद नहीं रहेगा या वो इस दुनिया से चला गया होगा। गायब इन सेंस कि जब आप यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड यानी जिससे आप बात करें, वो जब आप दोनों बात करेंगे तो जो थर्ड पर्सन है वो उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका ये मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके साथ तीसरा दोस्त बैठा हुआ है और आप एक दूसरे दोस्त को कह रहे कि फॉर एग्जांपल उसका नाम नौमान है और आप कहते हैं कि नौमान अच्छा लड़का नहीं है, तो अगर नौमान फिर जवाब नहीं देता तो इसका मतलब है कि नौमान थर्ड पर्सन है। आपने बात किसी की अपने दोस्त से, किसके बारे में? नौमान के बारे में, तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन। जो नौमान जिससे बात की, जो दोस्त है आपका, वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की, किसके बारे में बात की? नौमान के बारे में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो मालकियत को ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये किसकी किताब है? अगर आप कहते हैं मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, अब माई क्या हो गया? मालकियत को ज़ाहिर कर रहा है। ये किसकी किताबें हैं? दिस इज़ आवर बुक, ये हमारी किताबें हैं, तो यहाँ और क्या इस्तेमाल हो रहा है? या और जो है हमारे मालकियत को ज़ाहिर कर रहा है। ये तुम्हारी किताबें हैं, दिस इज़ यूअर बुक, सॉरी तुम्हारी किताबें हैं, दिस इज़ यूअर बुक्स, ये तुम्हारी किताब है, दिस इज़ यूअर बुक, तो यूअर मालकियत को ज़ाहिर कर रहे हैं।
हिज, ये आपकी किताब है, दिस इज़, ये उसकी किताब है, सॉरी, दिस इज़ हिज बुक, ये उनकी किताबें, दिस इज़, दीज आर दियर बुक्स। तो यहाँ पर जो पॉजेसिव नाउन के नीचे जितने भी मैंने लिखी हुई हैं वो मालकियत को ज़ाहिर कर रहे हैं, किसी चीज़ की ओनरशिप को ज़ाहिर कर रहे हैं। तीसरा जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, वो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जिस पर काम कर रहा हो, और इसको हम अक्सर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टाइप जो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर आप में से आप सुनने वालों में से अगर कोई फिज़िक्स का स्टूडेंट है, यानी साइंस का स्टूडेंट है, तो उसे रिफ्लेक्स का समझ जाएगी कि रिफ्लेक्स हम किसे कहते हैं, किसी चीज़ के पलटने को, किसी चीज़ के वापस आने को। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम एक ऐसा प्रोनाउन को कहते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है, वर्ब, यानी व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन ऑन इटसेल्फ, जब सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाला, और इसका वर्ब भी उसी के साथ मिल जाए तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ मैंने उसे अपने आंखों से देखा है, अब उस मैंने काम करने वाला हूँ, उसको अपने आंखों, दोबारा वही जो, यानी उसको, सॉरी, मैंने और अपने आंखों से, ये दोनों जो अपने आंखों, यानी वापस एक्शन रिपीट वापस हो रहा है किसकी तरफ, मेरी तरफ। तो जहाँ पर जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के तरफ दोबारा पलट आए, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, आई कुक्ड इट बाय माय ओन सेल्फ, आई किक्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को मारा। ई सा इस फेस बाय हिमसेल्फ इन द मिरर, यानी उसने अपना चेहरा खुद शीशे में देखा। इसके बाद डियर जो है हमारे पास एक फोर्थ ऑप्शन है, टाइप है, जिसको हम इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। डियर, इनडिफिनिट प्रोनाउन भी किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें आप जिसकी तरफ इशारा करते हैं उनको आप पॉइंट आउट नहीं करते। यानी जिस तरह आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एक चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे थे, इसमें आप उसको पॉइंट आउट नहीं करते, उसकी तरफ डायरेक्ट इशारा नहीं करते। आपको एग्जांपल से वाज़ेह कराता चलूँ कि अगर क्लास में शोर हो रहा है, एक क्लास एक कॉलेज है जिसमें एक स्टूडेंट शोर कर रहे हैं, तो आप फॉर एग्जांपल उसमें 5 स्टूडेंट कह रहे हैं, 5, उसमें एक का नाम नुमान है, एक का नाम कमरान है, एक का नाम हफीज़ है, एक का नाम यावर है, और एक का नाम मुदस्सिर है। तो अगर वो शोर कर रहे हैं, तो जब शोर कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप उन 5 के नाम लेकर बताएं कि वो शोर कर रहे हैं, बल्कि आप कहेंगे कि क्लास में स्टूडेंट शोर कर रहे हैं। तो इशारा आपका उन 5 की तरफ है, लेकिन उनके नाम आपने मेंशन नहीं किए, जनरली आपने एक इशारा कर दिया। या अगर मैं कहूँ कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा लोग थे, तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा लोग थे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैंने सब की तरफ इशारा किया, लेकिन एक एक को पॉइंट आउट नहीं किया। अगर मैं कहूँ कि एवरी स्टूडेंट इज़ रेडी फॉर प्रेजेंटेशन, तो इसका मतलब है कि जो एक एक को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बल्कि इससे मुराद जो जितने भी क्लास में जितने स्टूडेंट हैं वो सब प्रेजेंटेशन के लिए राज़ी हैं। तो इसका मतलब है कि इसके लिए हम जनरली इशारा नहीं करते, बल्कि एक आवाज़ में या किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, बाकी जनरल हम बताते हैं। इसके बाद हमारे पास एक 5वां टाइप है प्रोनाउन का, जिसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को हम नेगेटिव, यानी सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास 5-6 हैं, जिसका नाम है विच, व्हाट, एवर, विच एवर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि हु इज़ गोइंग टू अराइव फर्स्ट, पहले कौन पहुँच रहा है। व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द पार्टी, आप पार्टी में क्या ला रहे हैं। विच ऑफ दीज डू यू लाइक बेटर। अब यहाँ पर जो हमने इसको बोल्ड किए हुए हैं WH फैमिली वाले वर्ड्स, ये हमारे पास क्या चीज़ है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं कि जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाए, किस चीज़ के लिए, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाए, उसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके बाद डियर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे पास 3 है टोटल। कितने, 3। ईच, ईदर, नीदर। ईच को हम 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बंदों के लिए, और इससे मुराद दोनों हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सपोज़ अगर मैं टीचर हूँ, क्लास में ठहरा हूँ और 2 स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि सर हम पानी पीने के लिए जाएं, तो अगर मैं कहता हूँ कि ईच ऑफ यू शुड गो टू ड्रिंक वाटर, तो इसका मतलब है कि दोनों को इशारा कर रहा हूँ। ये नहीं कर रहा कि बोथ ऑफ यू कह सकते, लेकिन ईच फिर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी अब मैं दोनों की तरफ इशारा करके आप दोनों चले जाएं। ईदर का मतलब दो के लिए होता है, लेकिन ईदर दो के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि दो में से एक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दिया कि ईदर रोड लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। फॉर एग्जांपल 2 रोड्स है, आपको आप किसी से पूछते तो आप वो जो इंग्लिश में जवाब देते तो वो कहते हैं कि ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन, यानी दोनों में से एक जा रहा है रेलवे स्टेशन की तरफ, दोनों नहीं जा रहे। या उन स्टूडेंट के एग्जाम्पल को रिपीट करते हैं कि अगर 2 मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि सर हम पानी पीने के लिए चले जाएं, अगर मैं उसे कहता हूँ कि ईदर ऑफ यू शुड गो टू ड्रिंक वाटर, अब इस यहाँ पर मेरा मतलब है कि 2 में से कोई एक चला जाए, या आप चले जाए या वो चले जाए, बाकी दोनों ना जाए। तीसरा जो हमारे पास एग्जांपल होता है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, उसको हम नीदर कहते हैं। नीदर का इस्तेमाल हम तब करते हैं, 2 के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा मतलब 2 में से कोई नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2 लड़के जब मेरे पास आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि सर हम पानी पीने के लिए चले जाएं, और मैं उसे कहता हूँ कि नीदर ऑफ यू शुड गो टू ड्रिंक वाटर, यानी आप में से कोई भी पानी के लिए ना जाए। तो डियर समझ आई होगी, एक दफ़ा रिपीट कर दो कि ईच को हम 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2 में से दोनों मुराद होते हैं। ईदर का इसको कोई ईदर पढ़ता है, कोई आइदर पढ़ता है, तो और आइदर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब 2 बंदे हो, लेकिन 2 में से मुराद हमारा एक हो, 2 में से इशारा हमारा एक की तरफ हो। और नीदर का इस्तेमाल हम तब करते हैं या नाइदर का जब हमारा इशारा 2 में से हो, 2 की तरफ हो, लेकिन 2 से मुराद हम कहते हैं कि 2 में से कोई ना जाए। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। वी ऑफन सी देम व्हेन वी नीड टू हैड मोर इंफॉर्मेशन। दे आर who, whom, which, whoever, whomever, that। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस को देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल इस फर्स्ट सेंटेंस को देख लें। द ड्राइवर हु रेन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस। या आई डोंट नो विच पेयर ऑफ शूज़ यू वांट, टेक विच एवर वंस यू वांट, नो नॉट दैट वन। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को डियर हम तब इस्तेमाल, रिलेटिव वैसे उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप क्लॉज को या फ्रेज़ को, क्लॉज और फ्रेज़ के दरमियान मेरा आने वाला लेक्चर जो है वो इनके बारे में होगा, तो उनको भी डिटेल से बता दूंगा। वैसे यहाँ जनरली बताते चलूँ कि फ्रेज़ जो है वो उसे कहते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ना हो, सॉरी सब्जेक्ट और वर्ब ना हो और वो मुकम्मल मीनिंग ना दे। जब ये क्लॉज हम इसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो और मुकम्मल मीनिंग दे। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जो सब्जेक्ट इस्तेमाल किया होता है हमने या जो बात की होती है हमने, उसके बाद हम मज़ीद मालूमात देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं उससे मतलब वो ऑब्जेक्ट होता है या वो पर्सन होता है जिसका हमने पहले जिक्र किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एग्जांपल को देख लें, द ड्राइवर। अब यहाँ तक हमने इस पर्सन का नाम नहीं लिया कि वो कौन है, ड्राइवर है। हु रेन द स्टॉप। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ड्राइवर था उसने स्टॉप यानी साइन के स्टॉप को बेहतियाती से क्रॉस कर गए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, विच पेयर ऑफ शूज़ यू वांट। अब यहाँ पर जो विच है वो हम चॉइस के लिए इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि आप कौन से किस्म के शूज़ लेते हैं। अब यहाँ विच शूज़ के पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डियर ये तो था आज के लिए हमारा लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड comment and like our channel for our encouragement. Thank you. Assalamu alaikum.